हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो, अपन पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, रासायनिक बलगति में बेटा पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संकेता। ठीक है, दोनों में आज अपन अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संकेता में अंतर। ठीक है, तो देखो, एक तरफ तो डाल लो बेटा अणु संकेता और एक तरफ डाल लो अभिक्रिया की कोटि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बता दिया था तुम्हें। ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संकेता में अंतर अणु संकेता में अंतर। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। बोर्ड में ऐसे कैसे पूछा जाता है बेटा कि अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संकेता में कोई दो अंतर दीजिए या कोई चार अंतर लिखिए, जो भी। ठीक है, तो इसमें अपन अंतर कर लेते हैं। देखो, एक तरफ तो लिख लो बेटा अणु संकेता, अणु संकेता। ठीक है, और एक तरफ लिख लो तुम अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो देखो अपन दोनों को परिभाषित कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अणु संकेता क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में अर्थात धीम्य पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु अथवा आयनों की कुल संख्या को बेटा अपन अणु संकेता कहते थे। ठीक है ना, तो देखो पहला जो मैजिक अंतर आता है वो मैजिक अंतर आता है, अणु संकेता क्या है, यह एक सैद्धांतिक पद होता है बेटा। ठीक है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद होता था, है ना। तो फर्स्ट पद में लिख देता हूं मैं, यह एक सैद्धांतिक पद है, यह एक सैद्धांतिक पद है। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। जबकि जो अभिक्रिया की कोटि होती है यह एक प्रायोगिक पद होता है, यह एक प्रायोगिक पद होता है, यह एक प्रायोगिक पद होता है। ठीक है, इस बात को अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, जो सेकंड पॉइंट आता है अणु संकेता के अंतर्गत वो आता है कि अणु संकेता का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ओके, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान बेटा शून्य हो सकता है। ठीक है, अणु संकेता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर अणु संकेता का मान शून्य हो जाएगा तो अभिक्रिया होगी नहीं। ठीक है ना, तो इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जबकि अभिक्रिया जो कोटि है, कोटि का मान बेटा शून्य हो सकता है, जबकि इसका मान शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। ओके, दो पॉइंट हो गए। अगर एक नंबर में पूछता है तो तुम्हें दो ही अंतर लिखने हैं बेटा। ठीक है,
अगर दो अंतर में पूछता है तो तुम 3 या 4 डिफरेंशियल अंतर लिख सकते हो। ओके, देखो बेटा, अणु संख्यता का मान एक पूर्ण संख्या में होता है, जैसे 1 2 3 4 आदि, जबकि कोटि का मान पूर्ण संख्या में भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो अणु संख्यता में लिखते हैं अपन पहले इसका मान एक पूर्ण संख्या में होता है, एक पूर्ण संख्या में होता है, जैसे 1 2 3 आदि आदि। ठीक है, जबकि जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसका मान बेटा पूर्ण संख्या में भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है, जबकि इसका मान पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक, मतलब फ्रैक्शनल भिन्नात्मक भी हो सकता है, जैसे बेटा 1/2 है ना, 3/4 आदि आदि। ओके, अणु संख्यता का मान एक पूर्ण संख्या में होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा अपना फोर्थ, देखो वो क्या है, जो अभिक्रिया की अणु संख्यता होती है इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखो बेटा, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या आता है, अणु संख्यता का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अणु संख्यता का मान हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ओके, जबकि कोटि का मान बेटा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ओके, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है बेटा, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संख्यता में तो तुम्हें 4 अंतर देने, अगर 1 नंबर का पूछता है तो 2 अंतर दे देने। ओके, अब देखो इसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट एवं आईआईटी में इसको पूछा गया था, बोर्ड में भी कभी कभार पूछ लेता है बेटा, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो मैं इसको रट करना हूं। ठीक है,
देखो सर, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वो है बेटा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा छद्म, छद्म का मतलब होता है छुपा हुआ, जिसको कहते हैं अपन छुपा रुस्तम, जो दिखता तो कुछ और है बट उसकी वास्तविकता कुछ और होती है, उसको क्या कहते हैं अपन छद्म। छद्म का मतलब छिपा हुआ, ठीक है। तो देखो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अणु संकेता का मान तो बेटा एक हो, सॉरी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि का मान तो एक हो किंतु अणु संकेता का मान एक से अधिक हो, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की कोटि व अणु संकेता का मान अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे अपन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं बेटा इनकी। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि का मान तो एक हो, अभिक्रिया की कोटि का मान तो एक हो किंतु अणु संकेता का मान एक से अधिक हो, किंतु अणु संकेता का मान एक से अधिक हो। एक से अधिक हो, ठीक है बेटा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि का मान तो एक हो किंतु अणु संकेता का मान एक से अधिक हो, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अथवा अपन इनको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणु संकेता व अभिक्रिया की कोटि का मान अलग अलग होता है बेटा, समान नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे अपन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन। देखो
एस्टर है अपने CH3 COO CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यह है बेटा एस्टर एथिल एथेनोएट एस्टर। इसका यूपीएससी नाम क्या होता है? एथिल एथेनोएट एथिल एथेनोएट। ओके, इसका क्या करवाए अपन? जल अपघटन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? किसी अम्ल की उपस्थिति में। देखो बेटा, तुम्हें पता है कोई भी अम्ल H+ आयन देता है तो या तो अपन यहाँ पर अम्ल लिख देते हैं या H+ आयन लिख देते हैं। ये जल है, ठीक है, तो इसका अपन जल अपघटन करवाते हैं एस्टर का। तो देखो ये बंध यहाँ से टूटता है, यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋणात्मक आवेश, यहाँ आंशिक धनात्मक आवेश, यहाँ आंशिक धनात्मक और यहाँ आंशिक ऋणात्मक, ठीक है। तो O- से क्या जुड़ेगा बेटा? प्लस का H, ठीक है, और प्लस से क्या जुड़ेगा? OH-, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने CH3 COOH CH3 COOH प्लस CH3 COOH बन गया प्लस CH3 CH2OH CH3 CH2OH। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? एक तो एसिटिक अम्ल बनता है और एक एथेनॉल बनता है बेटा, ठीक है। अब अपन यदि इस अभिक्रिया की अणु संख्या देखें, देखो अपन अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, वेग समीकरण लिखते हैं बेटा इस अभिक्रिया की। तो देखो वेग क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए? वेग बराबर dx/dt बराबर k। किस किस की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा? एथिल एसीटेट प्लस जल। अब देखो यहाँ पर अणु संख्या अपन को 2 प्रतीत हो रही है ना, 1 और 2। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है बेटा? एथिल एसीटेट की सांद्रता एवं जल की सांद्रता पर, ठीक है। तो अणु संख्या कितनी है? 2। बट यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जल होता है वह आधिक्य में लिया जाता है, अर्थात जल की मात्रा इतनी अधिक होती है बेटा कि अभिक्रिया के दौरान इसकी सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। वेग बराबर dx/dt बराबर k CH3 COO C2H5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कंबाइंडली CH3 COO C2H5। CH2 CH3 को मैंने C2H5 के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ओके, और यहां पर H2, ओके। तो देखो अणु संख्या क्या है बेटा इस समीकरण की? अणु संख्या कितनी है इसके लिए? 2, ओके। किंतु अभिक्रिया की कोटि का मान 1 है। क्यों है 1? देखो चूंकि इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में होता है। जल क्या होता है बेटा? आधिक्य में, अर्थात अधिक मात्रा में होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में होता है, आधिक्य में होता है, अर्थात जल की सांद्रता में, अर्थात जल की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, कोई मापने योग्य परिवर्तन
नहीं होता है। ओके, चूंकि इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में होता है, अर्थात जल की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है। अतः बेटा अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? एथिल एसीटेट की सांद्रता पर। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अतः वेग कैसे दे सकता हूं मैं? dx अपॉन dt बराबर k डैश CH3 COO C2H5। अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अतः अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी बेटा? कोटि बराबर 1। ठीक है, तो आ गई बात समझ में? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 होती है बेटा, किंतु उसकी अणु संख्यता का मान 1 से अधिक होता है, उसे अपन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अथवा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता का मान अलग अलग होता है, उसको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो ये बात तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये सबसे टॉप लेवल का एग्जाम्पल था। एक और उदाहरण अपन पढ़ लेते हैं बेटा, इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न, है ना, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। ये तुम्हारे अदर लेसन में भी काम आएगा, जहां पर अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। त्रिविम रसायन वाला, सॉरी हाइड्रोकार्बन, वो कार्बोहाइड्रेट वाला लेसन है, उसके अंतर्गत अपन इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न पढ़ेंगे। वहां पर भी देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या आता है अपने? इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न। इक्सु शर्करा, इक्सु शर्करा बोलते बेटा गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा। ओके, इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, गन्ने की शर्करा का प्रतिपन्न। तो देखो, गन्ने की शर्करा क्या होती है बेटा? सुक्रोज, और सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये होती इक्सु शर्करा, इक्सु शर्करा और सुक्रोज। ठीक है, ये डाइसैकेराइड होता है। इसका बेटा अपन क्या करवाएं? वही अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं अपन इसका। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं, तो देखो क्या प्राप्त होता है? ये दो भागों में टूट जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, तो एक तो बेटा ग्लूकोज प्राप्त होता है अपन को, और एक फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणु सूत्र समान होते हैं, किंतु संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका इस प्रकार जल अपघटन द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, जिनमें से एक को तो अपन ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और एक को कहते हैं अपन फ्रक्टोज। ओके, तो देखो इस अभिक्रिया के लिए भी अगर अपन वेग निकाले बेटा, तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt बराबर k C12H22O11 और HOH जल। ठीक है, तो अणु संख्यता कितनी आ जाएगी? अणु संख्यता बराबर 2 होगी, नहीं होगी?
किंतु कोटि क्या होगी? एक। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में जल बेटा आधिक्य में होता है। जल की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं हो पाता है, अतः इसकी सांद्रता को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, चूंकि यहां पर जल आधिक्य में होता है, आधिक्य में होता है, अर्थात जल की सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं हो पाता है। अर्थात जल की सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अतः यह एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः बेटा कोटि क्या हो जाएगी इस अभिक्रिया के लिए? एक। अतः कोटि बराबर एक, ठीक है ना? अतः यह एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ओके, तो अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी कि जिन अभिक्रियाओं में जल अपघटन हो रहा है बेटा, वहां पर जल की जो सांद्रता है उसको हटा देते हैं अपन, क्योंकि जल की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ऐसी अभिक्रिया है छद्म कोटि की अभिक्रिया है, यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है तुम्हें। इसी प्रकार कुछ अन्य अभिक्रियाएं बता देता हूं तुम्हें, जैसे एल्किल हैलाइड का जल अपघटन या एल्किल क्लोराइड का जल अपघटन, तो क्या बनता है? एल्कोहल प्लस HCl। ठीक है, एल्किल क्लोराइड ये जल, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा? dx/dt बराबर RCl। ओके, और H2। तो अणुसंख्यता मोलिक्यूलरिटी बराबर 2 बेटा, बट ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि जल क्या है यहाँ पर? आधिक्य में। ठीक है, इसी प्रकार ये तुम्हारे हो गए अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी पूछ लेता है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर सक्रियण ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है ना, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपन आगे इनकी डिस्कस करेंगे। देखो तो नेक्स्ट आता है बेटा अपना
अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, इनमें से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो देखो प्रथम जो पद आता है अपना अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, पहला आता है अपने क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करता है, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस। भौतिक अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस। अब देखो तुम्हें पता है अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान सबसे कम किसमें होता है? गैसों में। अर्थात गैसों के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अतः गैसों के अणु में टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब तुम्हें पता है बेटा, जब अणु के मध्य परस्पर प्रभावी टक्कर होगी तो अपने आप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गैसों के अणुओं में सर्वाधिक टक्कर होती है, तो अभिक्रिया का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? गैसीय अवस्था में। उससे कम स्वतंत्र अणु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तथा ठोस अवस्था में अणु परस्पर प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, अतः ठोस अवस्था में बेटा अणु टक्कर करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः अभिक्रिया का वेग सबसे कम किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। सबसे अधिक अभिक्रिया का वेग गैसीय अवस्था में होता है, क्योंकि अणु टक्कर करने के लिए ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो सबसे अधिक वेग किसका होता है बेटा? अभिक्रिया का वेग गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। उससे कम द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। और सबसे कम ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठीक है। क्यों? देखो गैसों में जो क्रियाकारक अणु हैं वे टक्कर करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान सबसे अधिक किसमें होता है? ठोसों में। लिख देता हूं, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होते हैं बेटा? ठोस में। उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में, है ना। तो अणु की स्वतंत्रता किसमें होगी? अणुओं की स्वतंत्रता सबसे अधिक किसमें होगी? गैसों में। उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में, ठीक है। तो अणुओं की स्वतंत्रता बढ़ेगी तो टक्कर की संख्या भी बढ़ेगी। अणुओं की स्वतंत्रता एवं प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर, ठीक है। तो अणुओं की स्वतंत्रता एवं प्रभावी टक्कर सबसे ज्यादा किस अवस्था में होती है बेटा? गैसीय अवस्था में। उससे कम द्रव अवस्था में, और सबसे कम ठोस अवस्था में, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा टक्कर होगी, अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यदि
टक्करों की संख्या बढ़ती है, ठीक है बेटा, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ओके, अणुओं की स्वतंत्रता बढ़ती है तो प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ती है, अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये है बेटा क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था। नेक्स्ट जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक है अपने, वो आता है कणों का भौतिक आकार, फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट, कणों का भौतिक आकार, कणों का भौतिक आकार है ना, फिजिकल साइज ऑफ reactant molecules। ओके, कणों का भौतिक आकार। देखो बेटा, कणों का आकार जितना अधिक छोटा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अभिक्रिया का वेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन भौतिक आकार। तो देखो, जो कणों का भौतिक आकार है इसको बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक अपन यही तक करते हैं। जहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट लिखा था चल रहा बेटा, उनको अच्छी तरह देख लेना और एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलना है ना। तो जो कणों का भौतिक आकार है तुम्हें पता है, क्रियाकारक अणुओं का आकार जितना अधिक छोटा होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो मैं एक रिलेशन बता देता हूं इसका। देखो, कणों का भौतिक आकार, ठीक है ना, तो अभिक्रिया का वेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभिक्रिया का वेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, भौतिक आकार। कण मतलब अणु, कणों का भौतिक आकार प्रोपोर्शनल सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु मतलब कण जितने अधिक छोटे होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब देखो, किसी चीज को अपन जितना बारीक पीस दें तो उसके कणों का आकार उतना ही अधिक छोटा हो जाएगा। कणों का आकार छोटा होने पर क्रियाकारक अणुओं की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर भी अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती बेटा कणों का भौतिक आकार, अर्थात आकार बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा और आकार घटेगा कणों का तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो क्रियाकारक अणुओं के या कणों का भौतिक आकार घटने पर उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक। ओके, थर्ड कारक आता है बेटा अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला थर्ड कारक क्या है, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो बेटा, तुम्हें पता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक अणुओं के मध्य जो बंध होते हैं
बंध का मान जितना अधिक प्रबल होगा उन बंधों को तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और जितनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, ठीक है। तो तुम जो साधारण भाषा में ऐसे समझना कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य बंधों की प्रबलता बढ़ने पर वे आसानी से नहीं टूट पाते हैं, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग घट जाता है, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक अणुओं की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब इसके लिए बेटा नेक्स्ट जो एग्जांपल पढ़ेंगे इसके लिए उनका अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस इतना है, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा करते चलिए। ओके, थैंक यू।